रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, तो वक्त ज़रूर बदलेगा जब आप इस वक्त को आप अच्छे से कन्वेंस करके अच्छे से इस वक्त को अच्छे जगह पर लगाएंगे तो ही वक्त बदलेगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ खोरठा का नहीं, पेपर थर्ड जैसे सीजल का पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आया हूँ और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ मैंने आपके हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में है। आप इससे जाके सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इस सेट को आप हमारे द्वारा मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि खोटा पेपर थर्ड के प्रैक्टिस सेट थर्ड में आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समान अध्ययन को लेंगे। किसको लेंगे? समान अध्ययन से आने वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसमें समान अध्ययन के और साइंस के और फिर मैथ और रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैं के 150 क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा। इसमें आपके मैथ और रीजनिंग को भी अच्छे अच्छे सवालों को आपके सामने हल करके सारे नियमों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? काहिरा है, सियोल है, प्योंगयांग है या टोंग है? तो सियोल है। कहाँ है? सियोल है। अगला है, सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है? तो करतारपुर साहिब कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चीन में या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्रा योजना लागू करता है? तो पीएम मित्रा योजना लागू कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो आपको जवाब देना कि कौन सा मंत्रालय करता है। तो पीएम मित्रा योजना जो है यह कपड़ा मंत्रालय जारी करता है। और यह जो है पीएम मित्रा पार्क हमारे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सारे स्टेट में हैं। अगला, कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान है? श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो मुंबई है, नई दिल्ली है, वाराणसी है या अहमदाबाद है? तो ये नई दिल्ली है। अन्ना सम्मेलन का जो मेजबान देश है वो कौन सा है? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषा की जननी कहा जाता है? तो तमिल को, तेलुगु को, मलयालम को या कन्नड़ को? तो इसे कहा जाता है तमिल को। किसे कहा जाता है? तमिल को द्रविड़ परिवार भाषा की जननी कहा जाता है। अगला है 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अरुण शौरी, शिव खेड़ा या नरेंद्र मोदी? तो कौन है ये बताना आपको। तो चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान था। तो सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में और बता दें कि खिलजी वंश का सर्वाधिक योग्य शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और इसी खिलजी स्वयं को, और इसी ने क्या कहा था, स्वयं को दूसरा सिकंदर या तो सिकंदर ये सानी कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस मुगल शासक ने शाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? मतलब बोला था कि सिगरेट पान पीना निषेध है, तो ये कहा था मोहम्मद शाह ने। किसने कहा था? मोहम्मद शाह ने। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या तो मुल्क राज? तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ये है हमारा अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था? तो स्वराज का क्या अर्थ था? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता? तो ये कौन सा था? तो ये हमारा था स्वशासन। क्या था? स्वशासन जो हमारा था ये स्वराज का अर्थ था। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि 1996 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नारा था, हमारा स्वराज का जो नारा लगाया गया था ये 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लगाया गया था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। सर्वोदय और भू आंदोलन से कौन संबंध है? तो आचार्य नरेंद्र देव, जी.के. गोखले, एम.जी. रनाड़े, आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अचगान लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? अचगान जो है लोकनृत्य या इसका संबंध किस राज्य से है? तो पहला है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य से है? तो ये है कर्नाटक से। अचगान जो है सो कहाँ कर्नाटक है? तो यह कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जवाहर टनल जो है सो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? तो जवाहर टनल जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, महासागरीय धाराएं का, भूमध्य रेखीय का सानिध्य का या हिंद महासागर का अस्तित्व का? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ये महासागरीय धाराएं का अस्तित्व जो है हमारी भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय वन से, वर्षा प्रचुर वन से, पतझड़ी वन से या शंकुवृक्षी वन से? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो शंकुवृक्षी वन से जो है हमारा क्रिकेट बैट के विलो प्राप्त होता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो चावल से, गेहूं से, दालें से या गन्ना से? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है गेहूं से। किससे संबंधित है? गेहूं से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर चेन्नई में, बेंगलुरु में, वाराणसी में या हावड़ा में? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से कौन सा है? धुआं है, औद्योगिक अपशिष्ट है, अमोनिया है या धोने का पाउडर है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो औद्योगिक अपशिष्ट जो है जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। बाय ऑप्शन के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण के मुक्त टंकन के रूप में, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो इसके रूप में, या असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो, ये जो है सो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं का विचरण किसके साधन हैं? तो किसके साधन है? मौद्रिक नीति के, बजटीय नीति के, व्यापार नीति के या राजकोषीय नीति के? तो किसके घटक हैं? तो ये हैं मौद्रिक नीति के। किसकी नीति है? किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है तो किससे? आरबीआई से, आईडीबीआई से, एमबीआई से या तो फिर आईसीआईसीआई से? तो किससे लेती है? तो ये लेती है आरबीआई से। किससे लेती है? अर्थोपाय ऋण लेती है आरबीआई से। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया था तो कब हुआ था? 1969 में, 1975 में या फिर 1977 में या 1980 में? तो यह किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता या बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान या आयरलैंड के संविधान? तो किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति होता है तो लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, या फिर संसद सदस्य नहीं होता? तो यह किसी भी यह राज्यसभा का सदस्य होता है। सॉरी, उपराष्ट्रपति क्या होता है? यह राज्यसभा का सदस्य होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लोकसभा की सभी संसदीय समितियां
के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों की समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको जवाब देना है। तो ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोकसभा अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री। तो ये करता है भारत के लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? भारत के लोकसभा अध्यक्ष। पंचायत राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन होता है? तो ये होता है जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? स्मृति ईरानी, सलमान खुर्शीद, भास्कर चट्टोपाध्याय या आदिल हुसैन। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया था लाल सलाम। किसके द्वारा लिखा गया था? स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया था। इसका पूरा नाम क्या है? स्मृति जुबेन ईरानी। और यह लाल सलाम पुस्तक जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों के हमले के दौरान 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है। तो ये कितने 76 जो जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के, उसका जो है उसी का जो है हत्या से प्रेरित है ये लाल सलाम उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट वाहन से 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो PSLV C-35, PSLV C-36, PSLV C-37, PSLV C-38। तो ये कौन सा था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये कौन सा था? तो ये था PSLV C-37 और इसी से उन्होंने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। तो जी दोस्तों, यदि ऐसे ही कंटेंट चाह रहे हैं, यदि लग रहा है कि हमें इस वीडियो के माध्यम से कुछ मिल रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट लिखें कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है या सही लग रहा है। इसके बारे में हम कोई किसी के पास नहीं होता, हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है? तो खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा, इस्पात व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये किया गया है खाद्यान्न व कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? यदि कुल संख्या पूछेगा तो कितना? 14 है, 6 है, 20 है या 23 है? तो कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 20 है। बता दें 20 में 14 जो होते हैं वो लोकसभा से हैं और 6 जो है सो राज्यसभा से। 6 कहाँ से है? राज्यसभा से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर साइंस से है। साइंस से 20 क्वेश्चन और देखेंगे। तो रेटिना पर पहला क्वेश्चन है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 भाग, 1/8 भाग, 1/16 भाग या 1/5 भाग। तो कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/16वां भाग, 1/16वां भाग रहता है। एशिया के विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो कोडाईकनाल में, ऊटी में, कवालूर में या नैनीताल में। तो कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? कवालूर में। कहाँ पे? एशिया के विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? कवालूर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में एक्स किरणों के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? रोंटगन में, क्यूरी में, रेड में या रैम में। तो किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है रैम में। किसमें मापा जाता है? रैम में। अगला, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह दर्शाता है? तो समदाबी प्रक्रिया, समयातनिक प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया या रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो ये किस कारण से होता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण क्या होता है? अचानक टायर फट जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक साइकिल का टायर अचानक फटता है तो तेजी से होने वाली इस प्रक्रिया में अंदर तापमान की कमी होती है। क्या होता है? अंदर तापमान की कमी होने लगती है और जो होता है टायर अचानक फट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। पैराशूट क्या होता है? धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पत्थर पैराशूट से भारी है। पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है। पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका
कि पैराशूट का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह ज़्यादा होता है जो वायु के प्रतिरोध से अधिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन या तो रेटिंग खाली जगह के आधार पर की जाती है, तो प्रतिरोध पर, वोल्टेज पर, विद्युत शक्ति पर या विद्युत धारा पर। तो रेटिंग जो होता है किसके किसके आधार पर किया जाता है, तो विद्युत धारा के रेटिंग पर के आधार पर किया जाता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत के आंतरिक प्रभाव, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ये किस पर कार्य करता है, तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है फ्यूज कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना खाली जगह है तो विद्युत अपघटन का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का, रेडॉक्स अभिक्रिया का या अपचयन का। तो ये जो है सो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये रेडॉक्स या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन के कारण जो है जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है, तो आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल। तो कौन सा नहीं होता है, तो ये होता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है ये हमारा स्टेनलेस स्टील नहीं होता, जबकि निकेल, क्रोमियम और आयरन हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है। तो ये है CFC। ओजोन छिद्र जो हो जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण प्रदूषक जिम्मेदार है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और ये जो कंटेंट है ये आपको मिल रहा होगा, लग रहा होगा कि हमने आपके लिए कुछ किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला है TNT ट्राई नाइट्रोटॉयलिन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट। तो किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, यादा होता है या अधिक अस्थायी है। तो किस कारण से होता है, तो ये होता है आदाह के कारण जो होता है गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है या फिर गुर्दा है। तो मानव हृदय का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत है। कौन सा है, यकृत है। और ये जो है यकृत या जो है हमारा 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। अगला क्वेश्चन है, चार रक्त समूह ए बी और ओ में से किस सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो ओ को। किसे कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है या जो वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन से कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है, तो हमारा विटामिन विटामिन बी जो है सो ये जो है सॉरी विटामिन सी कौन सा जाएगा, विटामिन सी जो है ये खाना पकाने से नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि बोलेगा कि कौन सा विटामिन जो है सो चावल धोने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी। चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी। और यदि बोलेगा कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट होता है, विटामिन सी। काली मौत किसे कहते हैं, कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या गोनेरिया को। तो किसे कहा जाता है काली मौत, तो ये काली मौत कहा जाता है प्लेग को। किसे कहा जाता है, प्लेग को काली मौत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत डार्विनवाद के साथ है, तब प्रयोग और दुष्प्रयोग का नियम, उत्परिवर्तन का नियम, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत या प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। तो ये किसका है, तो यह है प्राकृतिक वरण का संबंध जो है डार्विनवाद के सिद्धांत से है। लाख बनाई जाती है एक पेड़ से, एक कीट से, एक बिल्ली से या एक कस्तूरी सिंदूर से। तो ये किससे बनाया जाता है लाख, तो ये बनाया जाता है, लाख बनाई जाती किससे,
तो ये बनाया जाता है एक प्रकार का कीट से, एक प्रकार का कीट से लाख बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएथिया या फिर टेक्टोटोना। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस। कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस। तो ये 20 हो गए आपके साइंस के क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लग रहा होगा कि हमने आपको कुछ दिया है, हमसे आप कुछ प्राप्त कर पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य गणित से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखते हैं और जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो है परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए। तो परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये इसका जो ये कैसे बनता है, तो ये है 0, पहले दिया कैसे गया है 0.0125 ये है और इस पर तीर लगाया गया तो 125 है और इसके नीचे कितना होगा 3 पर लगाया गया तो 3 को 9 लिखेंगे अर्थात 125/999 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125/999। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 अगला दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और कितना है योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है। कितना है? 3 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? 165, 75, 154 या 140। तो दो संख्याओं का योगफल ले लेंगे पहले तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। और फिर बोला है किसका अंतर, तो x - y का क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो बोला उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो उनके वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा? तो x² - y²। तो x² - y² बराबर हो जाता है x + y और x - y। क्या जाएगा? x + y और x - y। तो x + y का मान कितना हो जाएगा? 25 और x - y का मान हो जाएगा 3। तो 25 दिया 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 75। काफ़ी आसान था क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। ये बताना आपको, ये इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए 139/1100, 126.36/1000, 139/2200 या 126.39/10,000। देखिए इसको बनाया गया था, ये काफ़ी अच्छा लगा हमको। ये देखिए 126 0.12636 है तो 126 माइनस करके 126 को घटा दिया है। क्यों घटाया? क्योंकि ये जो है 126 जो है ये क्या है वो बैक साइड में है, मानी इस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो इसको घटा के कितना हो 125/99,000। तो 125/99,000 फिर काटे तो कितना 1251/900 फिर आ गया 139/1100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 139/1100 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? x + 5 y + y/7 बराबर 1। तो x बराबर 2 दिया तो y का मान पूछना था। तो x का मान डायरेक्ट बैठा देते हैं तो 2/5 + y/7 y/7 बराबर 1। तो y/7 का यहाँ 7 लिख दिए बराबर 1 - 2/5। तो कितना आ जाएगा? y/7 बराबर 3/5। कितना जाएगा? 3/5। तो y बराबर कितना जाएगा? 7 या 21/5। कितना हो जाएगा? 21/5 अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखिए बनाने के लिए ये दिए एक है। अगला क्वेश्चन है 2.25 के पावर जो 1/2 है तो इसको सरल करना है। तो इस साधारण सा है कि 2.25 है तो इस पर रूट लगा दीजिए। तो 15 कितना होता है? 225। 15 कितना होता है? 225 अर्थात 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बनाए हुए भी हैं। सबसे पहले क्या किए? इसका रूट लगा दिए। तो रूट लगाने के बाद क्या हो गया? ये 15 225 हो गया और फिर ये 15 को काट दिए, मतलब पॉइंट को हटाएं तो नीचे क्या हो गया? 10 से गुना हो गया तो 15/10 आया इसका आंसर अर्थात 1.5 इसका आंसर आ गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। 3 घंटियाँ 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे बजी तो एक साथ बजते हैं, तो अभी एक साथ कब बजेगी? तो 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे या 1 बजे। तो कब बजेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या करता है
15, 20 और 30 मिनट में बजता, यानी घंटी का मान के चलिए ए है और बी है और सी नाम की 3 घंटियां हैं। ये 3 बार 60 इसका जो टोटल आया और 11 बजे बजती है, ठीक है। और तो 60 मिनट आया इसका टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो 60, तो इसमें 60 मिनट को बढ़ा देंगे, अर्थात जो घड़ी है 60 मिनट के बाद 12 बजे बजेगी। तो कितना बजे बजेगी? 12 बजे जो है सो घंटी बजेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे ये आपको बताना था। तो चलिए इसको हम बताते हैं। क्या होता है कि कक्षा 10वां में क्या होता है, 96% छात्र पास होते हैं और 50 असफल हो जाते हैं। तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है? 4%। तो 4% बराबर कितना जगह? 96। तो 1% बराबर कितना जगह? 96/4। कितना जगह? 96/4 और गुने 100। अब 100% के निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, तो 25 गुने 96 यानी 9 6 6 5 30, यानी जिस पर लास्ट में जीरो हो, तो ये ऑप्शन चारों ऑप्शन में जीरो, तो 96 को हम 25 से गुना कर देंगे। 25 छक 150 का जीरो, हाथ में 15, 25 नंबर 225, 25 नंबर कितना हो गया? 25 नंबर 225 हो गया। और फिर और कितना था? 12, 225 और 12 कितना हो जाएगा आपका आंसर में? 1250। कितना हो जाएगा? 1250। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। प्रत्येक 15,000 रुपये की दर पर 15,000 के रुपये की दर पर 15 लैपटॉप खरीदे गए तथा सभी को 2.97 रुपये लाख में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था इसमें। तो 15,000 पर कितना? 15 लैपटॉप को खरीदा गया था, तो एक लैपटॉप का मूल्य 15,000 गुने 15 बराबर 2,25,000। इसका आंसर हो जाएगा सीपी, यानी क्रय मूल्य इसका 2,25,000 हो जाएगा और इसका विक्रय मूल्य कितना जाएगा? 2,97,000। कितना जाएगा? 2,97,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 72,000 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 72,000 बटे 2,25,000 गुने 100। 3 जीरो 3 जीरो कटेगा। अब 72 को 225 में काटेंगे और फिर कितना आ जाएगा इसका लास्ट में आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा? 32%। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 1870 के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 रहे, तो तीनों भाग कितने कितने होंगे? ये ऑप्शन दिया गया है, आप बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बना के दिखा देता हूँ इसको। तो देखिए पहला का बोला 1/2, दूसरा का 2/3 और तीसरा 3/6। तीनों जो है बराबर हैं, बराबर भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है जो है 870 रुपये को बांटा गया, तो दो कुल टोटल कितना भाग हो गया? 11 भाग हो गया। तो पहला भाग है 2, तो 2/11, तो कितना आ गया? 340। और दूसरा भाग है 3, तो 3/11, यानी जितना है और उसमें से टोटल लेना है, तो कितना हो गया? 510। और तीसरा है 1870 गुने 6/11 अर्थात 1020। तो 340 510 और 1020 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सनी सनी और पावला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि पावला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 48 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन कितने घंटे लगाएंगे? 15, 16, 18 या 20। तो कितने घंटे लगाएंगे ये आपको देखना है। इसको मैंने बना दिया है, जैसे सन्ना और सनी और पावला ये जो है सो 12 दिन में काम को करते हैं और पावला 8 दिन में करता है और जैन जो है सो 45 दिन में करता है। इसका टोटल वर्क आ गया हमारा 180। कितना आ गया? 180। तो 12 को हम 15 से गुना करेंगे 180, 18 को 10 से तो 180, 45 को 4 से तो 180। और क्षमता जो आएगा इसका 15। क्षमता जो है एस और पी का 15 है, तो क्या क्या करेंगे? तो एस का कितना, पी का जो है यानी पावला का जो है सो 10 है, तो एस का क्षमता कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तब मिलके 15 आता है पूरा। फिर क्या है ये सौली और जैन का जो है क्षमता है 5 + 4 9, यानी टोटल दोनों का क्षमता कितना है? 9। अब पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 एक क्षमता कितना है? 9 है दोनों का और टोटल वर्क है 180, तो 180/9 अर्थात 20 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है संजू एक काम को 16 दिन में कर सकता है,
संजू क्या करता है, एक काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि वह अपने मित्र के जेनी के साथ काम करता है तो वह 12 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो जेनी को अकेले वह काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए संजू नाम का लड़का है, वह 16 दिन में काम को करता है। फिर क्या आता है, यदि वह अपना मित्र को सहयोग जेनी होता है एक, वह अपने जेनी के साथ काम करता है तो वह काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका टोटल वर्क कितना आ गया, 48 आ गया। तो 16 48 बरचक 48। अब बोल रहा जेनी यदि अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगाएगा। तो देखिए संजू और जेनी का जो है टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी कितना है, 4 है। और संजू का 3 है तो जेनी का 1 हो जाएगा। तो जेनी जो है जेनी का क्षमता 1 है और टोटल वर्क 48 है। तो 1/48 सॉरी 48/1 अर्थात 48 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। पी तथा क्यू एक टैंक को 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी 7 बजे खोला जाता है और पी और क्यू बारी बारी से घंटे घंटे के लिए खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा, 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे। तो कब भर जाएगा इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे क्या है, पहला कि पी और क्यू जो है सो टंकी को, पहले पी और क्यू टंकी को 6 घंटे में, और पी जो है सो 6 घंटे में और क्यू है सो 4 घंटे में भरता है। क्या करता है, 4 घंटे में भरता है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। अब 6 चौका 24 और 4 छक 24, यानी टोटल जो है सो 24 इसका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 24 आ गया। अब बोल रहा है बारी बारी से क्यू भर सकते हैं। पी को 7 बजे खोला जाता है, पी को और क्यू को बारी बारी से खोला जाता है। तो 1 घंटे ये 1 घंटे ये, यानी 2-2 घंटे करके भरते हैं। तो 2 घंटे में कितना भरा गया, 2 घंटे में 1 घंटे ये और 1 घंटे ये गया, तो दोनों मिलके भर लिया कितना, 2 घंटे में भरा 10। 2 घंटे में कितना भरा, 10। फिर अगला 2 घंटा में 20। तो यानी 4 घंटा में 20 भराया। फिर अगला क्या आ जाएगा, पी आएगा, तो कितना भरेगा, 4 भरेगा। और हमारा टोटल कितना है, 4, अर्थात 5 घंटे में पूरा भर जाएगा। इसको सही से समझा देते हैं एक बार फिर। जैसे पी है, पी क्या कितना देर में भरता है, 6 घंटा में। और क्यू है सो कितना देर में भरता है, 4 घंटा में। दोनों का जो है एलसीएम यदि लेंगे तो 24 आएगा, अर्थात टोटल वर्क कितना आ गया, 24। तो 6 चौका कितना होगा, 24 और 4 छक 24, 4 छक 24। तो दोनों का जो क्षमता है 4 और 6 आ गया। अब देखिए 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा आ गया। और 2 घंटा में कितना भरता है, 10 भरता है। तो फिर 2 दूनी 4, यानी 4 घंटा में कितना भर जाएगा, 10 दूना 20। 4 घंटा में 20 भर गया। और फिर एक फिर आएगा पी आएगा, तो 4 भरेगा तो 24। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 5 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। 2 2 4 और 1 घंटा में पी भरेगा, अर्थात 5 घंटे में पूरे तरह से भर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 45 परिणामों का औसत 23 है और पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है। तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा, 172, 190, 177 या 187। तो देखिए इसको मैं बना के रखा हूँ। तो 45 रिजल्टेंट का जो है, 45 जो रिजल्ट हुआ उसका जो एवरेज है 23 है। तो 45 गुने 23 1035। और पहले 22 का जो है उसका 21 है, तो 22 गुने 21 बराबर 462। फिर बाद के जो है सो 18 है तो 396, दोनों को जोड़ेंगे तो 858 आया। फिर 1035 में 858 घटाएं तो कितना आ गया, 177, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 177 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 380 घन मीटर है। कितना है, 380 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आपके जैसे सीजीएल में और झारखंड के अन्य एग्जामों में भी देखने को मिलता है। तो क्षमता बोला है तो इसको हम आयतन लेंगे, तो बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसके बाद यहाँ आयतन का कितना मान दे दिया है, 380। कितना होता है, 380। और पाई आर स्क्वायर एच को लिखेंगे 22/7। आर का मान कितना है, 7 गुने 7, और ऊंचाई निकालना है तो एच लिख देंगे। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 से कम 22,
और 8 चल गया तो 22 चौक 88 और 0। तो अब फिर यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 अर्थात 20 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर होगा। देखिए दोस्तों, अभी संसाधन की कमी है, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इन संसाधनों को लाकर आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा अच्छे कंटेंट को दिए जा रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। यदि 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 8 है तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या होगा, 41 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा या 51 आएगा। तो चलिए इसको मैंने बनाया है। तो 2 के पावर x और फिर यह 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 8। तो इसमें देखिए 2 के पावर x को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1/2। तो 2 के पावर x, अब 1 में 1/2 जाएगा तो 1/2 बचा। अब स्क्वायर दोनों साइड करेंगे, तो स्क्वायर यदि दोनों साइड करते हैं तो 2 के पावर 3 आ जाता है। दोनों पर 2 से गुना करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो 1/2 से 2 को गुना करेंगे तो 2 2 कट गया। तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 4। तो x का मान कितना आ गया, 4। अब x का मान इसमें हम बैठाते हैं तो कितना आ जाता है, 51। अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 51 आ जाएगा। कितना आएगा, 51 आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या है, सड़कों पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियां तक पहुंच सकती है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो कितना है, 6.2 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर या 5.5 मीटर। देखिए इसको किताब में ही अच्छे से बनाया हुआ था। तो बोल रहा है कि 2 है, 2 सीढ़ियों को बनाया गया है, जैसे इस तरह से। पहला ABC है, दूसरा है CDE, और इस तरह से 5-5 सेंटीमीटर का स्लोप बना हुआ है। बोला है कि BD का जो है लंबाई क्या होगा। तो BD का लंबाई के लिए सबसे पहले BC हम निकालेंगे और फिर CD निकालेंगे। तो BC स्क्वायर को निकालते हैं तो ये हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो BC को निकालें तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। और फिर ये CD स्क्वायर को निकालते हैं तो CD स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 5 5 25, 25 में 16 गया तो कितना बच गया, 9। यहाँ थोड़ा सा 25 में से पहले 9 गया तो कितना बच गया, 16, और 25 में से यदि 16 गया तो 9 बचा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 आया, 4 + 2 कितना आ गया, 6 मीटर। तो इसका सड़क का चौड़ाई कितना आ जाएगा, 6 मीटर। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट किया था, उसको मैं सुधार दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। माना आयत का परिमाप, आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए अनुपात में दिया गया है हमारा लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 3x, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका x है, चौड़ाई x है। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 96, और 2 × 3x + x। तो 4x × 2 तो 8x हो जाएगा। 8x के बाद यहाँ आ जाएगा 96, तो 12 × 96, x का मान कितना आ गया, 12। अब बोला आयत की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई 3x है तो 12 × 36 कितना हो जाएगा, 12 × 36 अर्थात 36 मीटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छे अच्छे कंटेंटों को मैं आपके सामने लाता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो। तो 10, 20, 4/5 या 5/4। तो 5/12 को मान के चलते हैं, हम x से गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 25/3। अब इसको काटेंगे तो 5 5 25 और 3 चौके 12, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, मान 4 5 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है 0.00069 अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको टिक करना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 69169 पर 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, अर्थात 0.263 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.263। चलिए आगे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 71। नीचे दिए गए आकृति के दाएं और दर्पण रखा जाए, दाएं और दर्पण रखा जाता है तो बनने वाला सही प्रतिबिंब का चिन्ह होगा। तो ऐसे यदि दर्पण रखेंगे तो ये चिन्ह कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। तो ये चिन्ह बनेगा
ऑप्शन सी के अनुसार। आप देख सकते हैं किस तरह से सो जस्ट इसका उल्टा हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। यदि एक संख्या 5 से अधिक लेकिन 9 से कम, यानी 5 से अधिक और 9 से कम, और 7 से अधिक लेकिन 11 से कम, तो वह कौन सा संख्या होगा? तो 7 से अधिक 8 और 11 से कम 9 10 हो जाएगा। तो 9 10 ऑप्शन में है ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया गया नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। क्या दिया गया? निष्कर्ष दिया गया है। 1 2 3 दिए गए हैं। आपके कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। सभी गिलहरी छिपकलियां हैं। सभी गिलहरी क्या है? छिपकलियां हैं, यानी गिलहरी ये हो गया और ये छिपकली हो गया। क्या हो गया? गिलहरी ये हो गया, सी से छिपकली। अब फिर बोल रहा है सभी छिपकलियां कालहंस हैं। सभी छिपकलियां क्या? कालहंस हैं। तो निष्कर्ष दिया गया कुछ गिलहरियां कालहंस नहीं हैं। कुछ गिलहरियां कालहंस नहीं है। कुछ गिलहरियां जो कालहंस सही में नहीं है। दूसरा है कुछ छिपकलियां गिलहरियां हैं। कुछ छिपकलियां गिलहरियां हैं। जब कुछ छिपकलियां गिलहरियां जब बाहर से अंदर कुछ आता है तो वो मान्य होता है। कुछ कालहंस गिलहरियां हैं, तो कुछ कालहंस क्या है? गिलहरियां हैं। तो कुछ का जो है लागू होता है, अर्थात निष्कर्ष 1 2 और 3 तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं 74 क्या कह रहा है। 74 है, देखिए ये सही है, अर्थात 2 और 3 सही था। क्या था? 2 और 3 सही था, पहला सही नहीं था। चलिए आगे, इसमें 74 का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 74। सभी भिखारी गरीब हैं। सभी भिखारी क्या है? गरीब हैं। ये है भिखारी और ये है गरीब। सभी भिखारी गरीब होते हैं, तो यदि ये एक भिखारी है तो ये एक गरीब है। यदि ये अमीर है तो ये भिखारी है। वे सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं। यदि ये अमीर है तो ये भिखारी नहीं हो सकता। तो केवल निष्कर्ष ये ठीक है, बाकी बात इधर तो पता ही नहीं चलता है क्या बोला जा रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। नीचे प्रश्न के मुख्य में 4 उत्तरों का विकल्प है। उत्तर के विकल्पों में से उसे चुने जिसके मुख्य कथन को तर्क रूप में बताया गया है। केवल यदि ट्रेन देर से ना चले तो वह साक्षात्कार में पहुंच सकता है। उसे साक्षात्कार में पहुंचने का मतलब है कि ट्रेन समय पर चली। वह साक्षात्कार में नहीं पहुंच सका, इसका मतलब है कि ट्रेन देर से चली। ट्रेन देर से चली इसका मतलब है कि वह साक्षात्कार में नहीं पहुंच सका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ये। साक्षात्कार में पहुंचने का मतलब है कि ट्रेन समय पर चली। ट्रेन समय पर चली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है। 76 देखेंगे। रोहन एक मानक घन के साथ खेल रहा है और उस स्थान पर नंबर 5 पाता है जो ऊपर की तरफ से सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत है। वह संख्या क्या है जो रोहन को ऊपर की तरफ सामना करते हुए पक्ष पर है? तो 5 के साथ कौन कौन सा आएगा? 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा? तो आपको इसका आंसर का जवाब देना है तो 2 आता है। 5 के उल्टा क्या आता है? हमेशा 2 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में सिलेक्शन को ESELDINTNO लिखा जाता है, तो नॉस्ट्रेलियन को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए इसको किस तरह से बनाया है। इसको लास्ट का जो है फर्स्ट कर दिया है, बीच में कर दिया गया है। सेकेंड को फर्स्ट कर दिया गया है और एल को ये लास्ट में कर दिया गया है। तो इस तरह से किया गया है। तो नॉस्टैल्जिया का क्या हो जाएगा? ONTS क्या होगा? ONTS यानी लास्ट ONTS, तो ESLE, तो ONTS। उसके बाद क्या होगा? ONTS वाला ऑप्शन जो 3 गो है, एक ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो अगला देखते हैं आगे फिर क्या कह रहा है। तो फिर बीच वाला जो होता है बी, बीच में क्या आ जाता है? ए का बी आ जाता है, ONTS बी। और फिर इसी को
चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ONTSBGLAI, GLAI, ONTSBGLAI, ONTSBGLAI। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक पासे के निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो लाल के सामने कौन सा होगा, देखिए इनमें से एक कॉमन ले लेना है और उसी को एंटी क्लॉकवाइज लेके घूम जाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं येलो, पीला लेते हैं, पीला के बाद व्हाइट है और फिर रेड है। तो फिर यहाँ हम पीला लेते हैं, येलो, येलो के बाद क्या है, तो ब्लैक है और फिर वाइट है। तो पूछा गया है लाल के सामने कौन सा है, तो रेड के सामने क्या, वाइट है। रेड के सामने क्या है, वाइट है, अर्थात 78 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है। 120, 128, 144, 168, खाली जगह 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये जवाब देना है। तो 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128 आया, फिर 16 जोड़ा तो 44 आया, फिर 24 जोड़ा तो 168 आया, 16 और चौके 32, यहाँ 32 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, बाकी थे 1, 6 3 9 10 के 0, बाकी थे 1 और 1 2, अर्थात 200 आंसर इसका आ जाएगा। कितना आएगा, 200 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार भिन्न है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो 16:240 समानुपात 6 अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपका जवाब देना है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर किया इसमें और 16 घटा दिया तो 16 256, 256 में 16 घटाया 240 बचा। तो 6 का भी हम स्क्वायर करेंगे और 6 घटा देंगे तो 6 6 36, 36 में 6 घटाएं तो कितना आ गया, 30, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 क्या कह रहा है। तो 81 में है 4 5 और फिर 41, 4 5 41, 6 3 और 45 और 7 खाली जगह 58। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसमें लगा है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 48, 4 चौका 16, 5 5 25, 25 16 कितना होगा 41, और इसी तरह 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 6 कितना आएगा 45 आएगा, 3 3 9 और 6 6 6 36, 6 6 36, 36 9 कितना होगा 45। उसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 49 9 कितना हो गया 58, अर्थात 3 आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, किसी निश्चित कोट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर अंत में आते हैं। बचे हुए अक्षरों के प्रथम अक्षर में रखा जाता है। पुनः व्यवस्थित किए हुए अक्षरों का उपयोग मूल वर्णमाला में अक्षरों द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति को निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो मेटा का कोड क्या होगा, तो मेटा का कोड क्या होगा ये आपको बताना है कि मेटा का कोड क्या होगा। तो बता देंगे मेटा का कोड जो होगा ये क्या होगा, टीम होगा, PWL भी होगा, PWL भी होगा, या फिर LWP भी होता है कि QGY भी होता है। तो मेटा का जो है बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि सभी स्वर अंत में आते हैं। स्वर जो है सो क्या होता है, अंत में आते हैं। तो अंत में स्वर आ गया, कौन सा आता है स्वर, तो वाई आ जाता है इसमें। देखिए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पिक्चर को 16, 93, 20, 21, 185 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में फंक्शन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसका 83 नंबर का आपका आ जाएगा बी। अब ये देखो ये किसका कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ 83 के बारे में। जैसे पी जो 116 है, आई 9 है, सी 3 है, टी 20 है और यू 21 है, आर 8 है, सॉरी आर 18 है, आर ई 5 है। उसी तरह एफ 6 है, यू 21 है और एन 14 है, सी जो है 3 है,
टी है सो 20 है, यानी जो है सो क्या इसका मान ही लिख दिया गया है। कौन कौन से अल्फ़ाबेटिकल नंबर में आपके जो नंबर होंगे वो उसको लिख दिया गया है। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में छिपी हुई है। तो ये आकृति किस में छिपी छिपी हुई है, ये आपको पता लगाना है। तो ये किस में छिपा हुआ है आप देख सकते हैं। ये अर्थात ऑप्शन नंबर हमें डी लग रहा है। कौन सा लग रहा है? डी लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये ऐसे ऐसे और फिर अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक अर्थ रूप में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थक्रम रूप में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। पहले क्या लगता है? दिमाग लगता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। फिर उसके बाद चल जाता है हृदय। मस्तिष्क के बाद क्या आ जाता है? आपका हृदय आ जाता है। थायराइड ग्रंथि के बाद हृदय आ जाता है। उसके बाद आता है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका यकृत। उसके बाद गुर्दा। गुर्दा जो है सो लास्ट में होता है, जिसके द्वारा मल त्याग करते हैं। अर्थात सबसे पहले 3 हो जाएगा, 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1 आप मिला सकते हैं। अगला नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आप गिन के देख सकते हैं, और इसके जो आंसर है वो 30 है। कितने? 30 त्रिभुज इसमें हैं। त्रिभुज गिनने का एक आप आइडिया जान सकते हैं कैसे कैसे हैं सो। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, बैंक में लिपिक के पद पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मापदंड का करना आवश्यक है। ये मापदंड दिया गया है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को हम डिस्कस करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कौन 87 नंबर छोड़ देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ था। आगे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरी करेगी? तो कौन सा करेगा ये आपको जवाब देना है। तो कौन सा कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर बी है। पहले 4 है, फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ से 4 8 4 12 16, 4 9 16। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपको उत्तर आकृति में बताना है कि कौन सा चीज़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, अर्थात ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी, अर्थात ए है सो बी की माँ है। ए जो है सो बी की माँ है। अगला है आगे है ए माइनस बी। थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसके लिए सॉरी। ए माइनस बी का अर्थ है ये बी का पिता है। ए गुना बी का अर्थ है ए प्लस बी, ए बी की बहन है। और ए भागा बी का अर्थ है कि ये यू की पुत्री है। तब पी प्लस आर, पी प्लस आर, यानी पी जो है सो आर का क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। फिर आर गुने टी, अर्थात आर जो है सो टी का की है। आर गुने टी यानी आर जो है सो टी की बहन है। आर जो है सो टी की क्या है? बहन है। बी से बहन हो गया। और टी माइनस क्यू यानी टी जो है सो क्यू का पिता है। क्या है? पिता है। इसी तरह से आप हल कीजिएगा। और क्यू भागा एस, यानी क्यू जो है सो एस का पुत्री है। क्यू जो है सो एस का पुत्री है। आगे है, और एस जो है सो यू का क्या है? एस जो है यू का, एस जो है यू की माँ है। तो पूछा गया है कि एस का टी से क्या संबंध है। एस का जो टी से है सो क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो एस जो है सो टी से क्या संबंध रखता है आप खुद ही देख लीजिए। तो ये जो है पत्नी का संबंध रखता है। एस जो है सो टी से के साथ किससे संबंध रखता है? तो ये पत्नी का संबंध रखता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बिजनेस सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वह कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाएं? देखिए इसका साधारण सा सवाल है। 10C2 ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, और इससे आप जो है सो आसानी से ये क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो 10C2 से आप देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का तरीका है, 10 है तो 10 गुने 9, 10 गुने 9 बट्टे 2 गुने 1, 10 गुने 9 यानी जो पूरा लेना है, और बीटे 1 तो 2 पचे 10, अर्थात 45 व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, और आ जाता है आपके 20 नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चन। 20 नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कॉन्सेप्ट वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो मिप्स, हर्ट्ज, मफ्लॉप्स या बाइट? तो कौन सा नहीं दर्शाता है? तो ये बाइट नहीं दर्शाता है, जबकि मिप्स, हर्ट्ज और मफ्लॉप्स जो है ये वैध पैमाना सीपीयू की गति को दर्शाता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मतलब बाइट नहीं दर्शाता है। MIPS का अर्थ क्या है? मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट या मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। असंगत डिवाइस का चयन करना है स्कैनर, कीबोर्ड, वेबकैम या प्रिंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये अलग है, जबकि कीबोर्ड, स्कैनर और वेबकैम जो है ये आपके मतलब आउटर पार्ट है। अगला है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली जगह की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर या हार्ड डिस्क में स्टोर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका जवाब देना है। तो प्रिंटर पर प्रिंट करती है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है, WRM का पूर्ण रूप क्या है? राइट एंड रीड मेनी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट विंस रीड मेमोरी, रीड मेनी, राइट विंस रीड मेनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कैश कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं या वर्ड साइज कहते हैं? तो इसे सोर्स कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल क्या है? सिस्टम क्वेरी भाषा, सर्च क्वेरी भाषा, स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा, एकल क्वेरी भाषा? तो इसका नाम पूरा क्या है? तो ये है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। क्या? स्ट्रक्चरल क्वेरी भाषा, स्ट्रक्चरल क्वेरी भाषा। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को खाली जगह कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स या वायरलेस? तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये वायरलेस बोलते हैं। जो बिना किसी सॉकेट के लगाया जाता है, बिना किसी कनेक्टर के लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वायरलेस बोलते हैं। हम एक ही ईमेल में बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को खाली द्वारा अलग करके। तो डॉलर चिन्ह को, अल्पविराम चिन्ह को, अपूर्ण विराम चिन्ह को या हैज चिन्ह को? तो क्या चीज करके सभी जगह भेज सकते हैं? तो अल्प विराम चिन्ह को अलग करके हम एक साथ बहुत सारे मैसेजों को हम ईमेलों को हम भेज सकते हैं। कंप्यूटर वायरस है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्मजीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट करता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 101। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जल्दी सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ढांचों को सरल बना सकते हैं? तो ये अपने से दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ये जो है गोपनीयता बरकरार रखने के लिए हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, गोपनीयता बरकरार रखने के लिए हम लोग पासवर्ड को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तृत रूप क्या है? वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है ये आपको बताना है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्क पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो क्या चीज किया जाता है? कंट्रोल प्लस विंडो, विंडो प्लस अप एरो, विंडो प्लस डी, विंडोज प्लस की? तो क्या चीज़ होता है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर है आपका विंडोज प्लस डी। क्या होता है? विंडोज प्लस डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का सपोर्ट नहीं करता था? एंड्रॉयड, iOS, मैक या डॉस? तो कौन सा नहीं करता है? तो ये करता है डॉस, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने
बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो फाइल आइकन पर डबल क्लिक करके, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करके और कॉपी विकल्प को चुनें, फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करके और रीनेम विकल्प को चुनें, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करके रीनेम विकल्प पर चुनें। तो कौन सा इसे करता है? तो ये करता है फाइल आइकन पर राइट क्लिक करो और रीनेम विकल्प को चुनने पर ये जो है नाम को बदल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करता है? तो कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड इस्तेमाल करता है? कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट या अल्ट प्लस टैब। तो कौन सा करता है ये आपको बताना है। तो अल्ट प्लस टैब से क्या होता है कि अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज होता है? अल्ट प्लस टैब। फाइल नाम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल एक्सटेंशन जो है फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये नहीं है IBM लोटस सिम्फनी जो है ये नहीं है। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो लाइव स्ट्रीम, स्पेल चेक, शब्दकोश या अनुवाद। तो कौन सा नहीं है? तो ये मैं बता दूं तो ये नहीं है लाइव स्ट्रीम। क्या है? लाइव स्ट्रीम नहीं है। नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन खाली जगह है। तो .rtf, .txt, .doc, .xls। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो .txt है। क्या है? .txt। चलिए अब देखते हैं झारखंड से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे और झारखंड से आने वाले क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके कोई सा भी हो, चाहे झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल हो या झारखंड पुलिस हो या कक्षपाल हो या IRB हो या आने वाला महिला पर्यवेक्षिका हो, ये सारे क्वेश्चनों जेटेट हो या फिर झारखंड के हाई स्कूल TGT PGT हो, ये सारे क्वेश्चन आपके झारखंड के पूछे जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आप देखते हैं झारखंड से आने वाले क्वेश्चनों को आप पूरा डिटेल जानेंगे और इन क्वेश्चनों को लगातार हल करते जाएंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे सवाल हमारे झारखंड से पूछे गए हैं इस सेट में। पहला क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है? तो एकाधिकार किसका नहीं है? पायराइट का, कोबाल्ट का, कुकिंग का या यूरेनियम का। तो पायराइट भी है, कोबाल्ट भी है, कोबाल्ट नहीं सॉरी पायराइट, कुकिंग और यूरेनियम जो है इसका एकाधिकार जो है झारखंड को है, जबकि कोबाल्ट का नहीं है। कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है? तो ये झारखंड में नहीं होता है। कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर नहीं होता है? तो झारखंड में नहीं होता। अगला है बलबुल। बलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलबुल जो जिला है कहाँ स्थित है? हजारीबाग, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम या खूंटी। तो बलबुल जंगल जो लोहरदगा में स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों सेट जरूर लगाइए। अगला क्वेश्चन है 113, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है? तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद या सरायकेला खरसावा। तो ये सरायकेला खरसावा में। कहाँ है? सरायकेला खरसावा में। अगला है 114 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? तो किस युग का है? उडियन, गोंडवाना, कुड़प्पा या टर्शियरी। तो किस युग का है? तो ये गोंडवाना क्रम के चट्टान है। झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? तो गोंडवाना क्रम का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, कोठार कोचा खान पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है? कोठार कोचा खान जो है पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है? जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है। तो यूरेनियम के लिए, सोना के लिए, पन्ना के लिए या थोरियम के लिए। तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोठार कोचा खान जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग यहाँ पे दो नए नए क्वेश्चनों को जान पाए। कोठार कोचा खान कहाँ पे है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। और एक और था क्वेश्चन कि बलबुल कहाँ पे है? तो यह लोहरदगा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है, लगभग 2 मिलियन टन, यहाँ का खान सेल के द्वारा संचालित किया जाता है। तो पंसीरा बुरु, चिरिया, जुवा या
नोथामुंडी। तो कहाँ पर है? तो ये है चिरिया में। कहाँ पे है? चिरिया में है। आगे सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आदर्श स्कूल के रूप में कितने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है? 1000, 4000, 5000 या 10,000? तो 5000 विद्यालयों को, स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो रांची में, लोहरदगा में, पलामू में या उपरोक्त सभी में? तो कहाँ जो है सो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो सभी जगह पर लोहरदगा, रांची और पलामू में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जा रही थी। आगे क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा के दौरान कहाँ के छात्र द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो गिरिवर स्कूल डॉल्टनगंज, हिंदू स्कूल हजारीबाग, नदिया स्कूल लोहरदगा, मिशन स्कूल हजारीबाग। तो कहाँ पर किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था नादिया स्कूल लोहरदगा में। कहाँ किया जा रहा था? नादिया स्कूल लोहरदगा में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, देखते हैं। झारखंड विषयक समिति कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था, ये सही है। दूसरा, इस समिति के संयोजक BS पाली संयुक्त सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय थे, ये भी सही है। इस समिति में झारखंड से जुड़े 16 प्रतिनिधियां, 4 पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे, ये भी सही है। इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण की सिफारिश की गई थी, ये गलत है। अलग झारखंड राज्य की मांग जो है सो इसके द्वारा झारखंड विषयक समिति के द्वारा नहीं किया गया था, यही एक गलत है। बाकी बस सारे ऑप्शन जो है सही हैं। और ये जो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की थी, झारखंड विषयक समिति किसका भी सिफारिश किया था? तो झारखंड विकास परिषद की समिति का विकास, मतलब झारखंड विकास परिषद समिति का अथी करने के लिए बोला जा रहा था। आगे सोनो संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सोनो संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1970, 1971 या 1973? तो ये जो हुआ था 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। अगला, शिवभूम के शिव वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो शिव वंश के प्रथम शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह ने की थी। दूसरा, शिव वंश के दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी। पौरी देवी इस वंश की कुल देवी थी। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के समय भूइयां जाति का विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? क्वेश्चन नंबर 123 कोल विद्रोह के बारे में दिया गया है। अब बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो पहला नंबर है, कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया, ये सही है। कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ, ये भी सही है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन 13 बनाया गया, ये भी सही है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रबसेज था, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। बाकी वह 3 ऑप्शन जो हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1874 में, 1895 में, 1900 में या 1901 में? तो बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1895 में शुरू हुआ था। और जो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व यही किए थे बिरसा मुंडा। और 9 जून 1900 को इसकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। 9 जून 1900 ईस्वी को इसकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, देखते हैं। किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1928, 1929, 1930 या 1931? तो किसान सभा का गठन हुआ 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और इसके जो अध्यक्ष थे ठेबले उराव। अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उराव। और सचिव थे पाल दयाल। सचिव कौन थे? पाल दयाल। सचिव जो इसके थे कौन थे? पाल दयाल जो इसके थे सचिव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1967 में या 1968 में? तो 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 है, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो बिरहोर मेला, बिसुआ मेला, हिजला मेला, नरसिंह धाम मेला। तो नरसिंह धाम मेला का आयोजन जो है हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 को देखेंगे, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो डोमकच है, पाइका है, फगुआ है या भिनसरिया है। तो ये जो पाइका नृत्य है, ये जो इसमें क्या करते हैं लोग जो होते हैं, ये सैनिक का वेश धारण करके इसमें नृत्य करते हैं। अगला, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति से है। स्क्रॉल चित्रकला किस जनजाति से संबंध रखती है? तो संथाल, खरवार, सबर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? संथाल जनजाति जो स्क्रॉल चित्रकला का संबंध रखती है। अगला, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो पूर्वजों को क्या कहलाता है? शासन, अरवार, आदिंग या कामा। तो आदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिंग कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। दूसरा है कि प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टलाइट समूह में रखा जाता है। तीसरा है माल पहाड़ियों के ऊपर के रूप में कुमार भाग पहाड़ियों को माना जाता है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सभी आंसर जो है सही है। अगला, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? कोल, कंवर, कोरा या खरवार। तो कंवर को 32वीं जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 133 से निम्न में से कौन सा मुंडाओं का आखेट विषयक लोकगीत है? तो लहसुआ है, जापी है, कर्मा है या जदूर है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है जापी जो है मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवर एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है, ये सही है। पटकर चित्रकला आमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, पटकर चित्रकला आमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पटकर का गांव कहा जाता है, ये भी सही है। पटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, ये भी सही है। पूछा कौन गलत है? तो पटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, और बाकी वो सारे ऑप्शन जो सही हैं। पटकर चित्रकला का जो शुरुआत किया था ये सबर जनजाति द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ दिया गया है संथाल जनजाति। तो पटकर चित्रकला का संबंध किससे किया था? तो सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? तो देसावली, जनी शिकार, मुंडा या बहुरा। तो कौन सा है? तो ये है जनी शिकार। जनी शिकार एक ऐसा त्यौहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, और ये एक सामूहिक त्यौहार है, और ये उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या होती है, महिलाएं जो होती है वो शिकार करने के लिए जाती है, उसके ये जो पुरुष के भेष में जाती है, और जो बाहर में मिल जाते हैं, जो जंगली जानवर जो खाने योग्य हैं उसको मार के खाते हैं। अगला, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हरमवाक आतो की रचना किसने की थी? P.O. बोर्डिंग, आर कार्टेयर्स या तो कैंपवेल, E.L. पक्सुले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो था हरमवाक आतो, ये आर कार्टियर्स से लिखे हैं। कौन लिखे हैं? आर कार्टियर्स के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? तो राही रावण काना किसकी कृति है? बिहारी लकड़ा, भोगला सोरेन, महुआ मांझी या नलिन वर्मा। तो किसका है? तो ये है भोगला सोरेन का। किसका है? भोगला सोरेन का। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता है? तो डॉल्टनगंज, बुंडू, रांची या देवघर। तो हरित किवाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो देवघर को जानते हैं हरित किवाना के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित होता है? तो कुंदा मेला कहाँ होता है? प्रतापपुर में, हंटरगंज में, सिमरिया में या दरभंगा में। तो कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है प्रतापपुर में जो है कुंदा मेला लगता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, रोहिला का किला कहाँ स्थित है? पालकोट गुमला में, जपला पलामू में, पालकोट गुमला, जपला पलामू, सरैया हाट दुमका या पद्मा हजारीबाग। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको जवाब देना है। तो जपला पलामू में है जो रोहिला किला स्थित है। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं।
कुल टोटल 150 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो ज़िंदगी वो मज़ा जब आएगा जब आप एक सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप हमेशा तैयारी को आगे जारी रखिए, आपकी सफलता जरूर कदम चूमेगी। लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया 15 दिसंबर 2010, 15 अक्टूबर 2009, 15 नवंबर 2011 या 15 सितंबर 2012। तो लक्ष्मी लाडली योजना का जो शुभारंभ हुआ था ये 15 नवंबर 2011 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। जोहार का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ इसका जो है पूर्ण रूप है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लक्ष्मी पड़िया, अरुणा मिश्रा, दिवाकर प्रसाद, बेंजामिन लकड़ा बॉक्सर हैं, अनुष्का या तो अनुष्का कर्मकार योग के हैं, सुबोध कुमार, सुमति कुमारी एवं दीपिका मंडल फुटबॉल खेलती है और चंचला कुमारी तीरंदाज है। तो बोल रहा है कौन सा कथन जो है गलत है? तो चंचला कुमारी तीरंदाज जो है ये नहीं खेलती है। चंचला कुमारी क्या चीज़ है? चंचला कुमारी एक मुक्केबाज है। क्या चीज़ है? मुक्केबाज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। बिरसा मुंडा के प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1892 में, 1895 में या फिर 1826 में, 1897 में? तो इसे कब गिरफ्तार किया गया था? प्रथम बार 1895 में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया, फिर 30 नवंबर 1897 को इसे छोड़ दिया गया। 30 सितंबर 1897 को इसे छोड़ दिया गया और जेल से रिहा कर दिया गया और पुनः फिर इसे 3 फरवरी 1900 को इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को, कब? 9 जून 1900 को 9 जून 1900 को इसे इसकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है हैजा के कारण। तो आप एक क्वेश्चन बताइए कि 9 जून को भारत सरकार द्वारा किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इस क्वेश्चन को जवाब आप खुद दीजिएगा, गूगल नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। सिंगी दई व कैली दई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है, ये आपका सही है। दूसरा है नहीं, ये आपका गलत है। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। उराव समुदाय की इन 2 महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, ये जो है सही है। बाकी बात सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। और डी है उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी को आंसर जो है सही ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? पद्मश्री से पुरस्कृत पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विख्यात कलाकार हैं? तो छऊ नृत्य के, करिया नृत्य के, नचनी नृत्य के या नटुआ नृत्य के? तो किसके हैं? तो ये है छऊ नृत्य के। किसके हैं? छऊ नृत्य के जो हैं सुविख्यात कलाकार हैं। कौन है? तो ये केदारनाथ साहू हैं। द सोल्जर गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? तो द सोल्जर गर्ल जो पुस्तक लिखा था, निकिता सिंह, ज्ञान सिंह, तुहिन सिन्हा या स्वप्निल पांडे? तो स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी? तो किसका? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय या फिर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। अब विनोबा भावे का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला झारखंड
आगे है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था ये 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। और राय, आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना है कि राय जो है झारखंड राय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंड के किस राजनीतिक की जीवनी पर आधारित है। तो द पीपुल्स लीडर जो है किसकी जीवनी पर आधारित है? सरयू राय, निर्मल महतो, शिबू सोरेन या रघुवर दास। तो सरयू राय की जीवनी पर आधारित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 150 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो विकास श्रीवास्तव, अजय कुमार सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल या डीके पांडे। तो अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। उम्मीद होगा कि हम मेरे द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इन्हीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और वो समय मैं आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए कर रहा हूँ। तो आपको इतना ही फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।